बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब, उसका चैप्टर नंबर 5, और आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज, उसमें पाए जाने वाले तमाम MCQs और एक्सरसाइज में पाए जाने वाले तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और प्लस इस पूरे चैप्टर में जो तमाम इजाफी शॉर्ट क्वेश्चंस पाए जाते हैं उनके मुतालिक आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में से कौन कौन से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। चैप्टर नंबर 5 यूँ आज हमारा मुकम्मल हो जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर हम पढ़ते आए और बिल आखिर चैप्टर नंबर 5 आज हमारा कंप्लीट होने जा रहा है और कल से हम चैप्टर नंबर 6 यानी आखिरी चैप्टर शुरू कर देंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए ज़रा देखते हैं कि अगर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जो कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs पाए जाते हैं उनके आंसर्स क्या हैं, तो आपके सामने लिखे हुए हैं। आप ज़रा अपनी बुक पर नोट कर लीजिए कि जो पहला MCQ है उसका आंसर है A ऑप्शन यानी अलिफ। दूसरा जो MCQ है उसका आंसर है C ऑप्शन जीम। उसके बाद तीसरा MCQ है उसका आंसर है बे यानी B ऑप्शन। उसके बाद चौथा MCQ उसका आंसर है C ऑप्शन और पांचवा जो MCQ है उसका आंसर है B यानी बे ऑप्शन। उसके बाद छठा 6 नंबर वाला MCQ उसका आंसर है C ऑप्शन। उसके बाद 7 नंबर MCQ है उसका आंसर है A ऑप्शन। 8 वाला MCQ उसका आंसर है D ऑप्शन दाल। और उसके बाद 9 नंबर MCQ उसका आंसर है बे ऑप्शन यानी B। और जो 10th आखिरी MCQ है उसका जो दुरुस्त आंसर है वो है अलिफ यानी A। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये तो हो गए कसीरुल इंतखाबी वो सवालात जो आपकी बुक में चैप्टर में एक्सरसाइज में मौजूद हैं, उनके आंसर्स ये हमने पढ़ लिए। अब हम बढ़ते हैं पहले उन शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज में दिए गए हैं। पहले हम वो शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर जानते हैं, उसके बाद फिर हम इजाफी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। किताबें अपने सामने रख लीजिए और मैं आपको किताब से ही डायरेक्ट पेज नंबर के साथ उनके आंसर्स बताता हूँ। लाइक पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में तालीम के कोई से 4 मकासद बयान करें। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसका आंसर पेज नंबर 60 पर मौजूद है। आप पेज नंबर 60 अपने सामने निकाल लें तो वहाँ पर आपको तालीम के मकासद नज़र आ जाएंगे कि तालीम के मकासद क्या हैं। ये पेज नंबर 60 है और पेज नंबर 60 पर यहाँ कमो बेश 11 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जब लॉन्ग पढ़ाया था तो उस वक्त तो आपको इसके अंदर इजाफी हेडिंग्स ऐड करवाई थी, लेकिन याद रख लें कि जब भी शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हो तो जो इजाफी हेडिंग्स मैंने लिखवाई हैं वो इजाफी हेडिंग्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखनी, बल्कि इजाफी हेडिंग्स हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ऐड करनी है। और जब शॉर्ट की बारी आए तो आपने वो हेडिंग्स लिखनी है जो बुक के अंदर मौजूद है। तो अब बुक के अंदर यहाँ 11 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप कोई से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि जब भी इस तरीके के पॉइंट्स वाले आंसर हों तो उनका आंसर लिखते वक्त आपने सब हेडिंग्स ज़रूर लिखनी है। यानी जहाँ पर आप मेन हेडिंग बनाएंगे आंसर लिखते वक्त कि तालीम के 4 मकासद, वहाँ पर आप इनकी सब हेडिंग्स बना के एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो ये प्रॉपर आंसर बनेगा। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, पेशा और आम तालीम में क्या फ़र्क है। इसका आंसर पेज नंबर 62 और पेज नंबर 64 पर मौजूद है, यानी जनरल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन इसका आंसर। तो आप ज़रा देखेंगे पेज नंबर 62 पर आपको प्रोफेशनल एजुकेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको अंडरलाइन भी करवाई हुई हैं, मगर आज चूँकि एक्सरसाइज करनी है तो इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। यानी उसने लिखा है कि प्रोफेशनल या पेशा वराना तालीम से ऐसी तालीम मुराद ली जाती है जिसके उसूल के बाद लोग मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करके अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाते हैं, इसको कहते हैं पेशा वराना तालीम। और पेज नंबर 64 पर आम तालीम की तारीफ़ मौजूद है। आम तालीम से मुराद ऐसी तालीम है जिसका एहतमाम स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे तालीमी इदारों में किया जाता है, लेकिन ऐसी तालीम हासिल करने के बाद
कोई शख्स किसी शोबे का माहिर नहीं बनता। साइंस और पेशा वराना तालीम के अलावा हर शोबे की तालीम को आम तालीम में शुमार किया जाता है। आम लोगों को ख़ानदा बनाने के लिए जिस सतह की तालीम ज़रूरी ख्याल की जाती है वो आम तालीम कहलाती है। यहाँ तक आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये प्रॉपर डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन मैंने पहले समझाई हुई हैं, अब मैं समझा नहीं रहा, सिर्फ रीड कर रहा हूँ और आपने इनको याद कर लेना है। उसके बाद अगला है जी गैर रस्मी तालीम से क्या मुराद है। इनफॉर्मल एजुकेशन, तो ये पेज नंबर 65 पर इसका आंसर मौजूद है। गैर रस्मी तालीम, इनफॉर्मल एजुकेशन, पूरी एक हेडिंग लिखी हुई है, आपने वो कंप्लीट हेडिंग ही याद करनी है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला है जी तालीम का मफ़हूम लिखें। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, ये पेज नंबर 59 पर, यानी इस चैप्टर का जो पेज नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर 1, आप वहाँ आएंगे तो वहाँ पर आपको तालीम की तारीफ़ लिखी हुई नज़र आएगी। और ये वही तारीफ़ आपने लिखनी है जो मैं हर लेक्चर में भी हर लॉन्ग क्वेश्चन में इस चैप्टर को पढ़ाते हुए हर लॉन्ग क्वेश्चन में मैं लिखता रहा हूँ। तो वही तारीफ़ लिखी हुई है, ये थर्ड लास्ट लाइन में लिखी हुई है। इस्तिलाही तौर पर तालीम ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से मुआशरे के अफराद की तरबियत और नशो नुमा का बंदोबस्त किया जाता है, जिसके नतीजे में अफराद को मुआशरे के कामयाब अरकान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 9वीं और 10वीं जमातों की तालीम क्या कहलाती है। तो पेज नंबर 61 है। 9th और 10th क्लास की जो एजुकेशन है उसको क्या कहा जाता है, ये पेज नंबर 61। और ये जहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी एजुकेशन, सानवी तालीम, तो इसका सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस 9वीं और 10वीं जमातों की तालीम सेकेंडरी तालीम कहलाती है, सेकेंडरी एजुकेशन, बस इतना सही इसका आंसर है। उसके बाद अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बेटे बुक के अंदर कोई प्रॉपर तारीफ़ लिखी हुई नहीं है, लिहाजा इसकी तारीफ़ हमने ख़ुद से लिखनी है। इसमें एक डेफिनेशन यहाँ मैं आपके साथ ज़िक्र करता हूँ, आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इवन एक विकीपीडिया ने गूगल पर एक डेफिनेशन लिखी है, आप वो डेफिनेशन भी इसके आंसर में लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दुरुस्त कंसीडर होगी। आइए ज़रा देखते हैं कि इसके आंसर में आप क्या तारीफ़ लिख सकते हैं। ये आपके सामने लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा को ज़ख़ीरा करने, बाज़ियाफ्त करने या भेजने के लिए टेलीकम्युनिकेशन का मुताला और इस्तेमाल है। यानी ऐसा अमल जिसके ज़रिए आप डेटा को इंफॉर्मेशन जदीद जो वेज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उनका इस्तेमाल करते हुए आप डेटा को सेव कर सकें, डेटा को दूसरों तक पहुंचा सकें, उस सारे प्रोसेस को जानने का नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी एंड यूज़ ऑफ telecommunications to store, retrieve और send data। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, उर्दू वाले बच्चों के लिए ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको याद कर लीजिए, यही इसकी प्रॉपर तारीफ बन जाएगी। उसके बाद अगला एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, खुसूसी अफराद की तालीम, स्पेशल पीपल एजुकेशन। आपको याद होगा जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था स्पेशल पाकिस्तान में स्पेशल तालीम, स्पेशल एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो उस वक्त मैंने एक इजाफी तारीफ़ आपको स्पेशल एजुकेशन की लिखवाई थी। मैं दोबारा यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, मैंने ये डेफिनेशन लिख कर भी उस वक्त दिखाई थी और मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि आपके साथ ये डेफिनेशन दोबारा शेयर कर दूं और लिख दूं ताकि आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला न रहे। तो ये कौन सी तालीम होती है, कहता जी ऐसी तालीम, बल्कि मैं रीड कर देता हूँ, वक्त हमारे पास कम है, मैं रीड कर देता हूँ, आप ऐसे कीजिए, इस डेफिनेशन को सुन लें। और जब मैंने ये लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने ये लिखी हुई भी थी, तो आप वहीं से भी इसको दोबारा ले सकते हैं। और ये कौन सी तालीम होती है, स्पेशल तालीम या खुसूसी अफराद की तालीम, तो कहता है जी कि वो शख्स जो ज़ख़म, बीमारी या पैदाइशी नक्स की वजह से किसी भी मुनाफा बख्श पेशे,
کاروبار اور ملازمت اختیار کرنے کے قابل نہ ہو وہ شخص جو زخم، بیماری یا پیدائشی نقص کی وجہ سے کسی منافع بخش پیشے، کاروبار اور ملازمت اختیار کرنے کے قابل نہ ہو تو ایسے شخص کو خصوصی فرد یا معذور شخص کہا جائے گا، اور ایسے شخص کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس تعلیم کو خصوصی افراد کی تعلیم کہا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے، وہ شخص جو زخم، بیماری یا پیدائشی نقص کی وجہ سے کسی منافع بخش پیشے، کاروبار اور ملازمت اختیار کرنے کے قابل نہ ہو تو وہ شخص معذور یا خصوصی فرد کہلائے گا، اسپیشل فرد کہلائے گا۔ ایسے بندے کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو خصوصی افراد کی تعلیم کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن بھی بک میں موجود نہیں ہے، یہ بھی آپ نے اضافی طور پر خود سے یاد کرنی ہے۔ اگلی ہے فاصلاتی نظام تعلیم، پیج نمبر 64 پر فاصلاتی نظام تعلیم۔ یہ پورا ایک پیراگراف یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ نے اسی پیراگراف کو یاد کرنا ہے اور تیار کرنا ہے۔ اس پورے پیراگراف کو آپ شارٹ وے میں ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے وہ شارٹ کویسچنز ہیں جو بک کے اندر موجود ہے اور ان کے آنسر میں نے آپ کو بتا دیے۔ آئیے اب ہم لیکچر کے آخری حصے میں بڑھتے ہیں اور بہت شارٹ وے میں بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس چیپٹر میں آپ کو اضافی طور پر کون کون سے شارٹ کویسچن آ سکتے ہیں۔ اگرچہ میں نے پڑھانے کے دوران آپ کو بتائے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ایک مرتبہ ریوائز کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو کون کون سی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ مثلا ایجوکیشن کا لغوی معنی، تعلیم کا لغوی معنی، اور پھر اس کے بعد تعلیم کا اصطلاحی معنی۔ یہ ساری ڈیفینیشن جو پہلے پیج کے اوپر موجود ہیں یہ الگ الگ شارٹ کویسچن ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو شارٹ کویسچن ہے، تعلیم کے 4 مقاصد، وہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں، وہ بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اگلے ٹاپک پر آتے ہیں تو پاکستان کے نظام تعلیم کے اہم خد و خال، مین فیچرز آف ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان۔ اس کویسچن میں جو سیکنڈری ایجوکیشن والا پوائنٹ تو ایکسرسائز میں آ گیا۔ اس کے بعد اگلا پروفیشنل ایجوکیشن، یہ شارٹ کویسچن کے طور پر آپ سے پوچھا جائے گا، اس کو آپ اضافی شارٹ کویسچن کے طور پر انڈرلائن کر لیں۔ اس کے بعد جو اگلی ہے پروفیشنل ایجوکیشن، یہ شارٹ کویسچن میں آئے گا۔ اس کے بعد جو اگلا ہے بزنس اور کامرس ایجوکیشن، یہ اضافی شارٹ کویسچن کے طور پر ہے۔ کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ اضافی شارٹ کویسچن کے طور پر آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسپیشل ایجوکیشن اضافی شارٹ کویسچن کے طور پر پوچھا جائے گا، اور مدارس کا نظام اضافی شارٹ کویسچن کے طور پہ پوچھا جائے گا۔ فاصلاتی نظام تعلیم وہ ویسے ہی ایکسرسائز کے شارٹ کویسچن میں شامل ہے۔ اس کے بعد عام تعلیم ایکسرسائز کا شارٹ کویسچن آ گیا۔ اس کے بعد ایک اور یہاں پر شارٹ کویسچن ہے اور وہ ہے ابتدائی تعلیم سے کیا مراد ہے۔ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ جی جو کلاس اول سے لے کر کلاس 8 تک کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو ہم ارلی ایجوکیشن کا نام دیتے ہیں، ابتدائی تعلیم، یہ شارٹ کویسچن ہے۔ پھر رسمی تعلیم فارمل ایجوکیشن شارٹ ہے، پھر نان فارمل ایجوکیشن شارٹ ہے، انفارمل ایجوکیشن غیر رسمی تعلیم شارٹ کویسچن ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ایجوکیشنل پرابلمز اور ان کا سلوشن، تو کوئی سے 3 ایجوکیشنل پرابلمز اور کوئی سے 3 ایجوکیشنل پرابلمز کے سلوشن، یہ اضافی شارٹ کویسچن کے طور پر آپ سے پوچھے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایکسرسائز کے MCQs، ایکسرسائز کے شارٹ اور اضافی تمام شارٹ کویسچن اس چیپٹر کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ ان کو مارک کر لیجئے، ان کو یاد کیجئے، کیونکہ بیٹا 50 میں سے 34 مارکس کے صرف MCQs اور شارٹ کویسچن ہیں، اور ایک بچہ اگر MCQs اور شارٹ کویسچن اچھے طریقے سے یاد کر لیتا ہے تو اس کو آدھے لانگ کویسچن بھی یاد ہو جاتے ہیں، اور یوں صرف MCQs اور شارٹ کویسچن یاد کر کے بڑی آسانی کے ساتھ 30، 44، 43 مارکس بڑی آسانی سے لیے جا سکتے ہیں، اور پیچھے 5-6 نمبر ہوتے ہیں جن کو ہم نے تھوڑی سی محنت کر کے حاصل کرنا ہوتا ہے، اور یوں 50 آؤٹ آف 50 مارکس بورڈ میں لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا روزانہ پڑھیے،
अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अटेम्प्ट कीजिए। हर हेडिंग को 605 के साथ लिखिए, सब हेडिंग्स को 604 के मार्कर के साथ लिखिए, कट वाले मार्कर से लिखिए, हर हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए। राइट साइड पर उर्दू में अगर लिख रहे हैं तो राइट साइड पर डबल मार्जिन लाइन लगाइए, बस लेफ़्ट साइड पे लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पर डबल मार्जिन लाइन लगाएं और राइट साइड पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हेडिंग्स आपको बताई हैं, इजाफी हेडिंग्स, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको बना के दिया है, इनको इसी तरीके से याद कीजिए, तैयारी कीजिए, ताकि बोर्ड में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ सकें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।